हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। ये उत्पादन क्रिया होती है पहले लंबवत, जो कि अभी हमने चित्र बनाया था छिद्रमय। ठीक, क्या होती है ये? छिद्रमय। अभी इसके उदाहरण लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए, इसका जो होता है लंबवत होता है, वो होता है कपास, धतूरा। ठीक, आपने देखा होगा। ठीक है, ये कपास जो होते से खुल जाते हैं, तो रुई की तरी, जो रुई आप कपास जान खुल जाएंगे उसके परागकण, और उसी को या तो बाहर निकाले जाएगा समय होते, और या तो फिर वो हवा के माध्यम से उड़ना शुरू कर देंगे। ठीक, फिर ये जो अनुप्रास्थ तरीके से होता है, ये होता है तुलसी। आपने देखा होगा कि तुलसी के जो परागकण बीज होते हैं, वो अनुप्रस्थ तरीके से नीचे ही गिरना शुरू हो जाएंगे, और वही गिरेंगे जहां वो लगे रहेंगे। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि एक ही प्लांट आप तुलसी के लाए बहुत सारे तरीके से फैल जाते हैं। ठीक है, और यही पेड़ होता है सोलेनम। ठीक है, ये भी छिद्रमय तरीके से प्लांट होता है। ठीक है, इसको सोलेनम कहा जाता है। ये छिद्र युक्त होते हैं। ठीक है, इस तरीके की इनकी व्यवस्था होती है। ठीक, तो यहाँ आपको बताया था लंबोत प्लांट। लंबोत जो एक तरीके से पराग को उसको क्या करते हैं, फटने मतलब पराग को उसको पराग झिल्ली फटती है। ठीक है, वो पराग कण या पराग कोष बाहर निकलना शुरू करते हैं, होते हैं आपके कपास और धतूरा। अनुप्रस्थ तरीके से जो परागण के माध्यम से प्रक्रिया करते हैं, वो होती है तुलसी। ठीक है, और छिद्रमय जो होते हैं, वो क्या होते हैं? सोलेनम। ठीक है, ये इस तरीके के क्या होते हैं? प्लांट हैं। और ये अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये तीन प्रकार के जो है दिए गए हैं, इन्हीं तरीके से इनको क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। अब ये जरूरी नहीं किसी कपास और धतूरा है, जितने प्लांट इस तरीके से होंगे, ठीक है, कि मतलब फटेंगे और हवा के माध्यम से अपने परागकण को क्या करेंगे? दूर दूर फैलाएंगे, तो वो सारे लंबोत ही फटे, वो सारे लंबोत में ही आएंगे। ठीक, और जो इस तरीके से प्लांट जो तुलसी की प्रक्रिया के अनुसार कार्य करते हैं, यानी कि पराग मतलब बीज उनके निकलेंगे, ठीक है, वही जमीन पर बगल में ही गिर जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके की जो व्यवस्था होती है अनुप्रास्थ में होती है। और फिर छिद्र में जो होता है सोलेनम की तरीके से कार्य करता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि सोलेनम प्लांट किस तरीके से होता है। और इसमें कौन कौन से मुख हैं? ठीक है, मतलब कौन कौन से ऐसे मुख हैं जो एक तरीके से कार्य करते हैं इस पर। आप लोग देखे भी होंगे कैसे, जैसे इसके जो वो हैं, क्या है इसके उदाहरण के रूप में, वो प्रजातियों की संख्या। तो वो है आपकी पहली आलू, फिर आपका है बैगन। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे अब। ठीक है, आलू है, बैगन है, टमाटर है, ये सब चीजें इसमें क्या है? शामिल है। ठीक, और एक तरीके से आप देखेंगे छिद्रयुक्त होते हैं, छिद्र में इनकी व्यवस्था होती है। ठीक है, चाहे ये जमीन के अंदर रहें और चाहे जमीन के बाहर उगे। ठीक है, ये इस तरीके से क्या करते हैं? कार्य करते हैं, और इनकी करीब 1500 तक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में एक बार। ठीक है, इसको आप नीचे ऐसे एरो बना के लिख लीजिएगा, कि जिससे चाहे एरो बना के चाहे आप लोग लिख लीजिए, हम इसलिए नहीं लिखे कि एक लाइन और बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। तो समझेंगे इसको। देखिए, बताया था ये, हम सिर्फ आपको क्या बताए हैं? हमें बताए आपको नर एवं कोदभिद बताया है, बस इसमें कुछ नहीं बताया गया। ये बताएं होता क्या है, इसकी कार क्या है इसके। ठीक है, ये बताया गया। अब इसका कल हम लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं पता नहीं चलेगा ना कि पुष्प में किस तरीके से स्पर्म का कार्य होता है, कैसे क्या होता है। ठीक, तो देखिए बताया है कि नर युगकोद्भिद उच्च पौधों, उच्च क्वालिटी के जो पौधे होते हैं, यानी कि कौन से पौधे, तो वो भी देखिए।
विशेषकर कौन से एंजियोस्पर्म यानी कि जो क्या करते हैं फूल वाले पौधे होते हैं जैसे कि गुलाब, गुड़हल, ये सब चीजें। हाँ, जो खासकर सजाने के काम में आते हैं, सही बात। ठीक है, जो सजाने के वैज्ञानिक तरीके से कार्य आते हैं, ठीक है। ये नर युग्म यानी कि मेल स्पर्म पैदा करने वाला एक अगुणित संरचना है। ये वही अगुणित, ठीक है, हाइप्लोइड या फिर डाइप्लोइड, ठीक है, यानी कि अगुणित या फिर द्विगुणित के रूप में बताया हमने, इसको आपको बताया कि ये क्या होता है, ठीक है। हाँ, ये एक तरीके से अगुणित संरचना है जो परागण पराग कण के रूप में क्या होता है, पराग कण के रूप में पराग कोश के अंदर विकसित होती है, ठीक है, के रूप में पराग कोश के अंदर, पराग कोश के अंदर विकसित होती है और निषेचन के लिए क्या करते हैं, ये स्पर्म बनाते हैं। क्या करते हैं, निषेचन के लिए स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। हम लोग इसको समझेंगे और खास खास कल हम लोग ये भी जानेंगे, ठीक है, कि इसमें नर युग्मकोद्भिद में यानी कि एक तरीके से पौधों के अंदर कौन से मेल स्पर्म पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों के भी अंदर, ठीक है, कोई ना कोई स्पर्म पाए जाते हैं स्पर्म के रूप में, जिसको कहा जाता है टेस्टस या ये सब चीजें स्पर्म के रूप में पाई जाती हैं। मतलब एक तरीके से स्पर्म पाया जाता है और ये सब हार्मोन्स के रूप में होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इनके अंदर भी कुछ मात्रा में कौन कौन से प्रकार से किस तरीके से स्पर्म पाए जाते हैं, इन सब चीजों का हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक। और साथ ही साथ इसमें ये भी जानेंगे कि इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से ये किन तरीके से और किस आकृति में कार्य करते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। तो ये हो गया आपके नर युग्मकोद्भिद के बारे में। कल तो यहाँ सबसे पहले हमें बताया जाता है, ठीक है, क्या बताया जा रहा है इसको समझेंगे कि पराग कण क्या होते हैं। पराग कण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। यानी ये बताया कि जो पराग कण होते हैं एक तरीके से वो जो नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल, ठीक है, मेल होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है, प्रथम कोशिका होती है, ध्यान रखिएगा। फिर बताया जा रहा है कि जो एक कोशिकीय आप जानते होंगे, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। तो जो एक कोश के अगुणित अगुणित यानी कि जिसको बताया जा रहा है यन के बारे में, ठीक है, ठीक है। अगुणित गोलाकार, इनकी आकृति जो कैसी होती है, गोलाकार, अंडाकार तथा द्विस्तरीय भित्ति यानी कि एक स्तरीय आप देख ही रहे हैं, ऊपर की तरफ नीले का आकृति से बनाया गया और एक रेड से जो कि अंदर की आकृति को बताता है, ठीक है। जो बाह्य की स्तरीय है, ठीक है, बाह्य स्तरीय, ठीक है। और एक कौन सी है, ये है अंताचूल जिसको कहा जाता है, ठीक है, अंताचूल इसको बताते हैं। और जो बाह्य स्तरीय होते हैं इसे क्या कहते हैं, बाह्य चोल के रूप में क्या कहता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक। ये आपका अंदुय स्तरीय होता है, एक होता है कौन सा, बाह्य स्तरीय, बाह्य चोल, और एक होता है अंतःचूल, ठीक। इस तरीके से इसको बताया जाता है और किससे होती है, भित्तियों से ढकी होती है। तो ये चीजें हो गई स्ट्रक्चर में जो आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, ये है रिक्तिका, ठीक है, ये है बाह्यचोल, ये अंताचोल, जनन क्षेत्र, ये जनन कोशिका, नली केंद्रक, और ये प्राग नली कोशिका। अब हम लोग इन्हीं चीजों के बाद थोड़ा थोड़ा समझेंगे कैसे, देखिए। अब ये जो रिक्तिका होती है, ठीक है, ये रिक्तिका एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एक तरीके से रोल अदा करती है पादप की, परिपक्व पादप मतलब अंतःबीजीय परिपक्व पादप के बारे में क्या बताया जाता है कि जो रिक्तिका होती है एक तरीके से कई चीजों के सोर्स को जन्म देती है, जैसे वाष्पोत्सर्जन में भी कार्य करती है, ठीक है। साथ साथ ये कई सारे प्रकार के प्रोटीन को भी वो निर्वहन करने का कार्य करती है। अभी इसको लिखा रहे हैं करके बाह्यचोल, अंतःचोल, सभी चीजों के बारे में, ठीक। और फिर आगे क्या बताया था पराग कणों के माप के बारे में कि पराग कण जो होते हैं वो किस मतलब कितनी कितनी आकृति में होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। तो पराग कोण की जो आकृति होती है, माप होती है, दो 20 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। कितनी होती है, 20 से लेकर 50 माइक्रोमीटर यानी कि 10 की घात -6 मीटर के रूप में होती है, ठीक। और सबसे छोटे आकार के जो पराग कण होते हैं वो कौन होते हैं, तो इसका जो नाम होगा माइसोटिस और एल्पिस्टम, ठीक है। सबसे छोटे आकृति के क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, ठीक है। और इनकी एक तरीके से जो आकृति होती है, तो सभी की आकृति क्या होती है, अलग अलग प्रकार से होती है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़े आकृति मतलब सबसे बड़े आकार के परागकण जो होते हैं वो अलग मतलब तरीके से होते हैं, उनको भी हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े।
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.